हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ज्ञान हिंदी में। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हम यूजीसी नेट पेपर 1 की आपको बिल्कुल फ्री में तैयारी करवाएंगे। इसी संबंध में हमने यूजीसी नेट पेपर 1 का जो फुल सिलेबस है उसकी वीडियो पहले ही डाल दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप पूरा सिलेबस जान सकते हैं। उसके अनुसार जो हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता। इसमें हम शिक्षण के उद्देश्य, उसकी शिक्षार्थी की विशेषताएं, शिक्षण प्रबंध का तत्व, शिक्षक सहायक प्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली आदि इन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। जानेंगे कि आखिर ये होता क्या है। टीचिंग अभिक्षमता यानी टीचर बनने के लिए आपको नेट की जो परीक्षा है वो पास करनी पड़ती है। जो अपने ज्ञान और कौशल के आधार पर उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन वृत्ति या अनुसंधान में प्रवेश बन जाते हैं। यानी जो कोई भी छात्र या शिक्षार्थी अध्ययन के क्षेत्र में शोध करना चाहता है उसके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही ज़रूरी है। उनके अनुसार जो है एक सफल शिक्षक बनने हेतु योग्यता, बुद्धिमत्ता, मनोदृष्टि आदि सभी गुण जो होने चाहिए। तो यदि शिक्षण की हम प्रकृति और विशेषताएं जाने तो शिक्षण मूलतः एक भौतिक गतिविधि है। शिक्षण के दो मूलभूत तत्व हैं, इसमें प्रशिक्षक केंद्रित एवं शिक्षार्थी केंद्रित, यानी पढ़ाने वाला और शिक्षा ग्रहण करने वाला। शिक्षण के विभिन्न स्तर होते हैं। शिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार होता है, जैसे हम अभी कर रहे हैं एक सिलेबस के अध्ययन कर रहे हैं। सिलेबस के अनुसार जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। शिक्षण का वातावरण गतिशील होता है। शिक्षण के अंतर्गत अधिगम यानी सीखना, अनुदेश, प्रशिक्षण इत्यादि का परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी होता है। यदि हम बेसिक टीचिंग मॉडल की बात करें तो उसमें शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो होता है शिक्षा प्रदान करना, लेकिन इस उद्देश्य को प्राप्त करने के जो रास्ते हैं, जो मार्ग हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो शिक्षा के जो दो मूलभूत प्रतिरूप यानी टीचिंग मॉडल हैं वो है प्रशिक्षक केंद्रित या शिक्षार्थी केंद्रित। जो प्रशिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण होता है उसमें जो शिक्षण का अधिगम प्रक्रिया है वो गति सामग्री पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। यानी शिक्षार्थी सीखने के लिए पूर्णतः शिक्षक पर आश्रित होता है। यानी जो कुछ भी हम सिखा रहे हैं वो केवल उसके लिए अध्ययन करेगा, बाकी किसी और पर वो ध्यान नहीं देगा। और जो शिष्य केंद्रित या शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण होता है उसके अनुसार शिक्षार्थी अधिकतर आत्मनिर्देशित होता है, यानी वो खुद से ही सीखना स्टार्ट कर देता है। शिक्षक जो उसको केवल मार्गदर्शित करता है, उसके लिए वातावरण तैयार करता है बस, और स्वयं भी हो खुद सीखने लग जाता है। इस शिक्षण के विभिन्न स्तरों की बात की जाए तो शिक्षार्थी जो है स्मृति सद अवधो यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल यानी चिंतन स्तर। यदि मेमोरी लेवल की बात करें तो यह शिक्षण स्तर का मुख्य प्रस्ताव खवट यानी हार्ट बीट है। प्रस्ताव हरवर्ट है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है। यह तथ्यों को कंठस्थ और अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। यानी जो कुछ भी हम याद करेंगे और कुछ भी हम करेंगे वह मेमोरी लेवल के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत जो सीखने की तीव्रता में वृद्धि होती है और वांछनीय तथ्यों को फिर से अभिज्ञ स्तर पर लेकर आना उस स्मृति के लक्षण हैं। इस स्तर पर मूल्यांकन प्रणाली में मुख्य रूप से मौखिक, लिखित एवं निबंध प्रश्नों की परीक्षा को सम्मिलित किए जाते हैं। यानी ऐसे टाइप जो क्वेश्चन होते हैं इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, हमें लिखना है माई बेस्ट फ्रेंड, तो इसमें एक बेस्ट फ्रेंड के बारे में संपूर्ण ऐसे लिखा जाता है। हमें इसके क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, हमें इसको याद करना पड़ता है। तो यही इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। मॉर्सियन ग्रहण स्तर के मुख्य प्रस्तावक हैं। तथ्यों को न केवल याद रखना बल्कि उन्हें समझना भी जरूरी है। यानी
ये बात करें बेस्ट फ्रेंड भी ये नहीं है हम याद करें। यदि हम एक अच्छे तरीके से अच्छी सोच लेकर सोचें कि बेस्ट फ्रेंड में क्या गुण होने चाहिए, कैसा वो है, तो वही इसमें है भाई। उसको केवल याद ना रखना बल्कि समझना भी है। और यदि बात करें शिक्षक और शिष्य दोनों के लिए तथ्यों को आत्मसात करने हेतु सक्रिय भूमिका प्रदान करता है। तीसरी की रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करें, चिंतन या विमर्श स्तर, हंट इस स्तर के मुख्य प्रस्तावक हैं। यह शिक्षण का उच्चतम स्तर है, यानी यह शिक्षण का सबसे ऊंचा स्तर है। स्मृति स्तर एवं ग्रहण शक्ति स्तर इसका दोनों का आधार है, यानी मेमोरी लेवल और ग्रहण शक्ति अंडरस्टैंडिंग इस दोनों का आधार होता है। यह शिक्षण का समस्या केंद्रित दृष्टिकोण भी है। यह कक्षा का वातावरण मुक्त और स्वतंत्र होता है। इसके अंतर्गत परीक्षा के लिए मुख्यतः निबंध प्रकार के प्रश्न उत्तरों का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत निबंध परीक्षा के अंतर्गत मनोवृत्ति यानी एटीट्यूड, विचार यानी थाउट एवं भागीदारी पार्टिसिपेशन को मूल्यांकन के लिए प्रयोग किया जाता है। शिक्षण पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्चा के अनुसार होता है। पाठ्यचर्चा को व्यापक तौर पर शैक्षिक प्रक्रिया के दौरान वांछित छात्र अनुभव प्रदान करने हेतु परिभाषित किया गया है। यदि इसके साथ हम बात करें गतिशील वातावरण की, जिसे हम डायनामिक इन्वायरमेंट कहते हैं, तो शिक्षण एक निरंतर प्रक्रिया है, यानी कभी न खत्म होने वाली यह प्रक्रिया है। जब भी मनुष्य यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक आदमी जो है सीखता रहता है, जिसका मूल तत्व होता है संचार, जो कि स्वयं भी गतिशील होता है। शिक्षण समय और स्थान के अनुसार बदलता रहता है, यानी यह जैसा भी वातावरण हो उसके अनुसार यह ढलता रहता है। शिक्षण को जो प्रभावित करने वाले तत्व है उसमें मुख्य रूप से हम राजनीतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं तकनीकी कारण हो सकते हैं। जो शिक्षण वातावरण उसके अनुसार जो है मुख्य रूप से 3 चर माने जाते हैं। चर यानी वेरिएबल्स, जो कि मुख्य रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यदि स्वतंत्र चर की बात करें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की, तो उसके अनुसार जो है शिक्षक स्वतंत्र चर के रूप में कार्य करता है। वह छात्रों को यथासंभव पूर्ण एवं अधिगम अनुभव यानी जो भी उसके पास लर्निंग एक्सपीरियंस होता है वो उसको छात्रों को प्रदान करता है। और डिपेंडेंट वेरिएबल यानी आश्रित चर, इसमें छात्र जो आश्रित माना जाता है, जो केवल अपने शिक्षक के ऊपर ही निर्भर रहता है, यानी जो कुछ भी उसको टीचर पढ़ाएगा वो उसको ही ग्रहण करेगा। तो उसके अनुसार जो है नियोजन व्यवस्था और प्रस्तुति के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। और हस्तक्षेप यानी इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, इसमें एक विभिन्न प्रकार में पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण युक्तियाँ तथा शिक्षण व्यवरचनाएँ आदि हस्तक्षेप चर के वर्ग में आती हैं। सामाजिक परिवेश में कई और चर भी हस्तक्षेप चर का कार्य करते हैं। सभी चर एक दूसरे के पूरक, यानी हम पाठ्यवस्तु नहीं होगी तो शिक्षण विधि किस काम की होंगी, यानी एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना भी यह शिक्षण जो है संपन्न नहीं होगा। जैसे यदि बात करें एक चिकित्सक की, तो उसको सबसे पहले रोगी व्यक्ति का निदान या डायग्नोज या पहचान करके उसके उपचार का आरंभ करना होता है। बाद में समय पर उसका अवलोकन करता है, यानी उसकी देखरेख करता है। ठीक वैसे ही कार्य यह शिक्षक के द्वारा किया जाता है। इस शिक्षण के राजनीतिक वातावरण की बात की जाए, तो शिक्षण का प्रक्रिया का वातावरण जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार भी हो सकता है, जिसमें अपना फर्स्ट रहेगा एक तंत्र शासन यानी ऑटोक्रेसी। इसमें शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक प्रधान मानी जाती है, यानी जो भी शिक्षक बात करेगा वो शिक्षार्थी बिना तर्क के स्वीकार नहीं करते हैं। तो लोकतंत्र रहेगा डेमोक्रेसी। इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध मानवीय आधार पर होते हैं, दोनों एक दूसरे के विचारों को सम्मान देते हैं। तीसरा रहेगा हमारा हस्तक्षेप रहित शासन। यह व्यवस्था सबसे लचीली होती है, ये समय पर यह बदलती रहती है। इसमें एक शिक्षक होता है, वो एक मित्र के रूप में यानी कि दोस्त के रूप में कार्य करता है और छात्रों को अधिकतम सक्रिय होने के अवसर प्रदान करता है। तो शिक्षण में जो विभिन्न चरों के क्या कार्य होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं।
तो उसमें हमारा नंबर 1 रहेगा निदानात्मक क्रिया यानी डायग्नोस्टिक फंक्शन, मूल्यांकन प्रक्रिया और उपचारात्मक प्रक्रिया। तो निदान प्रक्रिया यानी डायग्नोस्टिक फंक्शन होता क्या है, यह इस मान्यता पर आधारित होता है कि छात्र युक्त यानी यूनिक है। छात्र जो यूनिक है वो इसमें शिक्षण की भूमिका ज़्यादा सक्रिय रहती है। यह पाठ्य वस्तु और छात्र दोनों पर ध्यान देता है। यानी इसमें मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है कि छात्र को आता क्या है और क्या नहीं आता। यानी हमने आपको एक क्वेश्चन दे दिया तो कुछ को आएगा कुछ को नहीं आएगा। तो इसमें है छात्र की शक्ति को जाना जाता है, कितना वो कर सकता है कितना नहीं कर सकता है। और दूसरा रहेगा आपका प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन यानी उपचारात्मक क्रिया। जो हमारा फर्स्ट रहेगा निदानात्मक क्रिया, उसके अनुसार जो छात्रों में कई कमियां आती हैं जो शिक्षक के सामने आती हैं, उन कमियों को कैसे दूर किया जाए, छात्र में कैसे एक परिवर्तन लाया जाए, उस जो भी छात्र उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है, जो भी शिक्षण के द्वारा आपको दिया जाता है, उसको कैसे प्राप्त किया जाए, यह उपचारात्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। अब तीसरा रहेगा मूल्यांकन क्रिया। अब मान लिया जाता है आपको एक पेपर लिया जाता है आपके जैसे 6 महीने 3 महीने साल के बाद, तो उसमें जाना जाता है कि आप कितने पानी में हैं, आपको कितना सिलेबस आता है, कितना आपको उस विषय का ज्ञान है। यही एक मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। यदि शिक्षण अनुदेश और लर्निंग की आपस में तुलना की जाए, टीचिंग इंस्ट्रक्शन और लर्निंग की, तो टीचिंग जो मूल विचार के रूप में एक दूसरे के हस्तांतरण हेतु परस्पर समाधान संबंध स्थापित करता है। और इंस्ट्रक्शन जो है वह छात्र और शिक्षक के बीच अंत प्रक्रिया की संभावना नहीं होती। यानी इंस्ट्रक्शन जो है बड़ों के द्वारा ही छोटों को दिया, यानी शिक्षक के द्वारा ही शिक्षार्थी को दिया जाएगा। और तीसरा है लर्निंग। तो उसके अंतर्गत जो है शिक्षण और अनुदेश के माध्यम से अधिगम के अनुभव प्रदान होते हैं और उनके व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। शिक्षण में अनुदेश निहित होता है, यानी टीचिंग में पहले ही इंस्ट्रक्शन शामिल होते हैं, जबकि जो इंस्ट्रक्शन जो है शिक्षण का एक महत्वपूर्ण घटक होता है इसमें, लेकिन इसमें जो लर्निंग निहित नहीं होता। और लर्निंग के लिए शिक्षण और अनुदेश दोनों ही सहायक होते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं होते। शिक्षण से ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक पहलुओं का विकास किया जाता है, अनुदेश से केवल ज्ञानात्मक पहलुओं का विकास किया जाता है, जबकि अधिगम शिक्षण और अनुदेश के प्रभाव का परिणाम है। यदि हम बात करेंगे टीचिंग इज अ प्रोफेशन, शिक्षण एक व्यवसाय है। ये कहा जा सकता है कि जो शिक्षण है एक प्रोफेशन है जो कि जो भी दूसरे प्रोफेशन होते हैं उसको पॉसिबल करता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेक्चरर को भी से प्रोफेशन जो है शिक्षण के बिना संभव नहीं है। यह संभवतः मूल स्वतः आयोजित होता है, यानी सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होता है। अध्यापन जैविक प्रकृति का होता है, अर्थात इसका विकास जो सहज ढंग से होता है। यदि हम आधुनिक दृष्टि से आजीविका के साधन को व्यवसाय करना चाहें तो इसमें विशिष्ट लक्षण होने चाहिए। आपके पास विशेष बौद्धिक ज्ञान एवं शैक्षिक प्रशिक्षण होना चाहिए। समाज, उच्च स्वायत्ता, विशेष कानूनी अधिकार, व्यवसाय का किसी संस्था द्वारा नियमित किया जाना। इसमें है हमारा आगे रहेगा शिक्षण विज्ञान भी है और कला भी, इन टीचिंग इज साइंस एज वेल एज एन आर्ट। व्यवस्थित ज्ञान का समूह, इसकी विशेषताएं में विज्ञान की विशेषताओं में यह व्यवस्थित ज्ञान का समूह होता है। निरीक्षण और प्रशिक्षण पर आधारित सिद्धांत होता है। इसमें कारण और परिणाम संबंध होते हैं, यानी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होते हैं। सार्वभौमिक सिद्धांत है, यानी यूनिवर्सल प्रिंसिपल होते हैं इसमें। और भविष्य में होने वाली घटनाओं के परिणामों के पूर्वानुमान की संभावना होती है। ज्ञान के प्रयोग से सार्थक परिणाम करना ही कला होता है। उदाहरण के लिए भारतनाट्यम नृत्य के सिद्धांत निश्चित है, परंतु इसका व्यवहारिक रूप सब कलाकारों के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। यह विज्ञान भी है, कला भी है। जो शिक्षण है उसको अधिकतर जो कला के रूप में जाना जाता है, जो कि
कक्षा के गतिशील वातावरण के व्यवहारिक रूप से भाग लेती है। अर्थात शिक्षण का व्यवहारिक पक्ष जो कलात्मक है, यानी हम कुछ भी शिक्षण ग्रहण कर ले, अगर वो हमें ठीक ढंग से नहीं आता है तो वो हमारी कला नहीं है। ये हम जानते हैं कि अधिगम को या लर्निंग को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों या इंडिविजुअल डिफरेंसों को समझना बहुत ही आवश्यक होता है, ताकि अनुदेशन को यानी इंस्ट्रक्शन को उनके अनुसार जो व्यवस्थित किया जा सके। शिक्षक का जो कार्य है उसको विनम्र ढंग से करना होता है, जिसमें उसका व्यक्तिगत दृष्टिकोण और विवेक यानी उसकी मानसिक जो स्थिति है वो सहायक होती है। इस स्थिति में हम शिक्षण को कला भी कहते हैं, यानी किस तरह से एक प्रश्न को अपने शिक्षार्थियों को याद करवाना तो उसको किस तरह से समझाना है, यह कला है। यदि हम इसका संक्षेप में कहें तो शिक्षण सिद्धांत सभी के लिए समान है, परंतु उसको किसी प्रकार से व्यवहार लेकर आना है, यह शिक्षण पर निर्भर करता है। यानी किस तरह से उसको समझाना है और किस तरह से शिक्षार्थी को ज्ञान का ग्रहण करवाना है, यह पूर्ण रूप से केवल शिक्षक के ऊपर ही निर्भर रहता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हम आपको डेली की 2 वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। आज हमने इस वीडियो में जाना कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, कितने इसके स्तर हैं, किस प्रकार से टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, और कल की वीडियो में हम इससे आगे वाला उसके उद्देश्य और शिक्षण प्राप्त का तत्व इसके बारे में जानेंगे। यदि आप इनका PDF नोट लेना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें, हमारे चैनल को साथ जुड़े। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर हम आपको उसकी PDF फाइल भी दे देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।